Good morning, students. So yesterday we had done up to the topic of different types of biome. So different type of biomes में we had seen that we have Arctic and Alpine tundra, we have coniferous forest, desert है, grassland है, temperate forest है, coniferous है, tropical है. So वो सब हम कल discuss कर चुके हैं. Now what we have to discuss today कि we have to discuss कि कौन कौन से वो key elements हैं मीन्स की बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो डिफरेंट टाइप के हैबिटेट्स में डिसाइड करते हैं मतलब उसकी क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं. तो जो हमारे इन्वायरमेंट के टू मेन फैक्टर्स होता है, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, द अदर वन इज एबायोटिक कंपोनेंट्स विच यू ऑल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ. तो जो बायोटिक कंपोनेंट होता है, बायोस वर्ड का मतलब ये होता है लिविंग. सो जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, जिसमें कि प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पैरासाइट्स हैं, पैथोजेंस हैं, वो सारे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर काउंट होते हैं. Now talking about non-living things or we can say the physical components, इनको abiotic components भी बोलते हैं या physical components भी बोलते हैं. इसमें टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. टेम्परेचर किसी भी एरिया में टेम्परेचर किस टाइप का है, वेदर इट इज़ लो और इट इज़ हाई, इट विल डिसाइड द क्वालिटी ऑफ दैट एरिया. मतलब पूरे इकोसिस्टम को, बायोम को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है टेम्परेचर. देन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि वाटर अवेलेबल है या नहीं है या किस क्वालिटी का है, विच वी विल डिस्कस लेटर. अमाउंट ऑफ सनलाइट कितनी है उस प्लेस पे, ठीक है, वो भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. देन टाइप ऑफ सॉइल, कि सॉइल किस टाइप की है, क्या उसमें पैरामीटर्स हैं. तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं बायोटिक एबायोटिक जो कि एक एनवायरनमेंट के बायोम को अफेक्ट करते हैं. तो हमारे सिलेबस में दे हैव टॉक्ड अबाउट 4 मेजर एबायोटिक फैक्टर्स. इसमें उन्होंने ये 4 फैक्टर्स की जो है वो बात की है. टेम्परेचर की बात की है, देन दे हैव टॉक्ड अबाउट वाटर, देन दे हैव टॉक्ड अबाउट लाइट. ओके, उसके बाद इसमें इन्होंने बात की है रिगार्डिंग टाइप ऑफ सॉइल. तो हम फर्स्ट जो फैक्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ टेम्परेचर. तो इसको हम बहुत सारी हेडिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं. इसमें पहला जो उन्होंने मेंशन किया है वेरिएशन, कि इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इकोसिस्टम या अगर हम अर्थ पे ओवरऑल चेक कर रहे हैं, सो देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ वेरिएशन. जैसे आपने छोटी क्लासेस से अर्थ का एक डायग्राम पढ़ा है, जो भी एरियाज इक्वेटर के पास होते हैं, वी नो कि वहाँ पे कंडीशन बहुत वार्म और ह्यूमिड है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है. वंस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पोलार रीजन, नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो, वंस वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल, वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो आपका 0 डिग्री से भी कम हो जाता है. सो जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन वेयर द प्लेस इज सिचुएटेड. अगर प्लेस इक्वेटर के पास है तो ऑब्वियसली वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा. अगर हम पोल्स की बात करें तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा. सिमिलरली अगर मैं किसी प्लेन एरिया को कंपेयर कर रही हूँ किसी हिली एरिया के साथ, तो भी एक डिफरेंस होता है. जैसे प्लेन एरिया मतलब जो बिल्कुल प्लेन एरियाज में लाई करता है, जैसे हमारा दिल्ली एनसीआर रीजन है, ठीक है, गुड़गांव फरीदाबाद दिल्ली, ये सारा आपका दिल्ली एनसीआर रीजन, इट इज़ कमिंग अंडर प्लेन एरिया. अगर हम किसी हिली एरिया के कंपैरिजन में बात करें, द वन विच इज़ सिचुएटेड ऑन हाई एल्टीट्यूड और माउंटेन, लाइक वी हैव मनाली या अरुणाचल प्रदेश है या हिमाचल प्रदेश के और पार्ट्स हैं. तो अगर हम हिली एरिया को प्लेन के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्लेन्स में आपको पता है गर्मी ज़्यादा होती है, टेम्परेचर हाई होता है. हिली एरियाज़ में कंपैरेटिवली टेम्परेचर विल बी लेस. सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक प्लेस के टेम्परेचर को अफेक्ट करते हैं. इक्वेटर से उसका डिस्टेंस कितना है, वो प्लेन में है कि वो हाई एल्टीट्यूड में है, दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द टेम्परेचर. उसके अलावा कुछ एक्सेप्शनल ऐसे हैबिटेट्स हैं, एक्सेप्शनल प्लेसेस हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो सकता है, वी कैन से. जैसे आपने थर्मल स्प्रिंग्स का नाम सुना होगा, या जिसको वॉल्केनिक वेंट्स भी कह सकते हैं, या थर्मल स्प्रिंग है, वॉल्केनो वेंट्स हैं. वहाँ पे जो जैसे गर्म पानी के झरने होते हैं, आप मणिकरण साइड कभी जाओ मनाली में, वहाँ पे है बहुत सारी जगह पे थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं. वहाँ पे ज़मीन के नीचे से ही जो पानी निकल रहा है वो बिल्कुल बॉयल्ड ऐसे बबल्स के फॉर्म में निकल रहा है, स्टीम के फॉर्म में निकल रहा है. तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ज़्यादा होता है. अगर आपको कभी मनाली के आगे मणिकरण जाने का मौका मिले तो वहाँ पे पानी जो सॉइल के नीचे से निकल रहा है, बिकॉज वो ऐसे सॉइल के नीचे कोई लावा या हॉट सब्सटेंसेस हैं उसके ऊपर से फ्लो करके आता है, तो पानी पूरा हमेशा बबल के फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में आ रहा है. और उस पानी को वहाँ के जो लोग हैं वो कुकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसा अगर कोई प्लेस है जहाँ पे वाटर ऑलरेडी बॉईल कर रहा है तो ऑब्वियस है टेम्परेचर 100 से ज़्यादा होगा. सिमिलरली कोई वॉल्कनो वेंट्स हो सकता है, वॉल्कनो के जो बीच की जगह होती है वहाँ पे हमेशा चीज़ें बॉयल होती रहती हैं, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा होगा. या कई बार ओशन के नीचे भी, डीप सी में भी हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे प्लेसेस जहाँ पे पानी लगातार बॉयल हो रहा है. तो ऐसे एक्सेप्शनल हैबिटेट्स में जहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री से ज़्यादा है,
पानी हमेशा बॉइलिंग स्टेट में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। वहाँ पे भी कुछ स्पेशल टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, स्पेशली आपने क्लास 11 में आर्के बैक्टीरिया पढ़े थे, तो वो सारे आर्के बैक्टीरिया वहाँ पे भी होते हैं। तो आप ऐसा मत सोचो कि जहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई है या जो इस टाइप के एक्सट्रीम एरियाज़ हैं वहाँ पे नहीं होता है लाइफ की एग्जिस्टेंस। लाइफ वहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे भी बहुत स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, स्पेशली जो आर्के बैक्टीरिया हैं, दे विल बी प्रेजेंट। तो वेरिएशन बहुत है हमारे अर्थ के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जैसे साइबेरिया वगैरह के प्लेसेस में हम देख रहे हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर माइनस से भी कम हो जाता है। सहारा डेजर्ट्स वगैरह में देख रहे हो तो वहाँ पे टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद नाउ कमिंग टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में पहले हमें ये समझना है कि जो टेम्परेचर है वो किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कैसे करता है। हाउ डज टेम्परेचर अफेक्ट एनी ऑर्गेनिज्म? तो आप रिकॉल करो, आपने क्लास 11 बायोलॉजी में पढ़ा हुआ है। वहाँ पे आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि देर इज़ अ कंसेप्ट ऑफ बीएमआर। बीएमआर मतलब कि आपकी बॉडी में टोटल कितनी रिएक्शंस हो रही हैं। चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा हुआ है ये सब, कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स की जो वर्किंग है वो टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। एंड एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस लगातार होती रहती हैं, जिसको कि हम कहते हैं बीएमआर, दैट इज़ बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब जो हमारी बॉडी के एंजाइम्स हैं, बिकॉज वो हमारी बॉडी की बहुत सारी रिएक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं, और टेम्परेचर जो है वो एंजाइम्स की वर्किंग को अफेक्ट करता है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जो पोलार एरियाज में रहता है, जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से कम ही है, उसको हम उठा के शिफ्ट कर दें किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और नियर द प्लेस ऑफ इक्वेटर, सो दैट ऑर्गेनिज्म विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि वो पोलर रीजन में रहने का हैबिचुअल है। तो उसके एंजाइम्स भी लो टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। अगर हम उसको उठा के सीधा इक्वेटर के पास किसी जगह पे ड्रॉप कर दें, दैट प्लांट और दैट एनिमल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। जैसे बहुत सारे लोगों को ही पता होता है कि जो हमारा मैंगो ट्री है, नीम ट्री है, दिल्ली एनसीआर में देखो मैंगो नीम आपको ऐसे ही जगह जगह ग्रो करता हुआ दिख जाता है। लेकिन आप सेम टाइप के मैंगो ट्री या नीम ट्री को अगर मनाली में ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं ये प्लेन वाले एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ के लिए यूज टू हो चुके हैं। प्लांट्स के अंदर भी एंजाइम्स काम करते हैं। तो अगर आप उसको कोई मैंगो ट्री दिल्ली से ले जाओ और आप सोचो कि मैं मनाली में उसको बिल्कुल हाइट वाले माउंटेन के टॉप पे कहीं पे ग्रो कर दूं, तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर पाएगा, बिकॉज टेम्परेचर फ्लक्चुएशन इतनी हो जाएगी दैट प्लांट और अल्टीमेटली जो उसके एंजाइम्स हैं दे विल नॉट बी एबल टू अडेप्ट। सिमिलर इज अ सिचुएशन इन रिवर्स मैनर, कि जैसे मान लो यहाँ पे तो हमने किसी वार्म एरिया के प्लांट को कोल्ड में शिफ्ट किया था। अगर हम कोल्ड रीजन के किसी ऑर्गेनिज्म को वार्म में शिफ्ट कर देंगे, जैसे स्नो लेपर्ड है, आपको पता है कुछ ऐसे लेपर्ड्स होते हैं जिनका कलर एकदम स्नो को मिमिक करता है, या पोलार बियर या पेंगुइन्स हैं। अगर मैं पोलार बियर पेंगुइन्स को दिल्ली के किसी जू में शिफ्ट कर दूं, ऑब्वियसली दैट पुअर एनिमल विल डाई, बिकॉज उसकी जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है या बॉडी के एंजाइम्स हैं, they are adapted to work at low temperature. That poor organism won't be able to survive the heat and humidity of Delhi region. तो हम ऐसे कुछ नहीं सोच सकते कि हमारा जहाँ मन कर रहा है ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दें। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी ऑलरेडी एडजस्टेड है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए और वो उसी में सर्वाइव कर सकते हैं। दे कैन नॉट सर्वाइव बियॉन्ड दैट। सो टेम्परेचर एक ऑर्गेनिज्म को कैसे अफेक्ट करता है, किस रेंज में अफेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारा यूरीथर्मल। एक जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो उन्होंने एक दूसरी टर्म दी है, दैट इज कॉल्ड स्टेनोथर्मल। तो पहले लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट टर्म। ये वाली जो टर्म है, यूरी वर्ड का मतलब होता है वाइट, ठीक है। थर्मल वर्ड यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो अगर कोई ऐसा एनिमल है जो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मीन्स कि टेम्परेचर चाहे थोड़ा सा लो भी हो रहा है, 15 डिग्री सेल्सियस है, या हाई में लेट्स से कि 45 तक भी पहुंच गया है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा रेंज ऑफ टेम्परेचर में, देखो 10 से अगर मैं 45 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही हूँ या 5 से 45 डिग्री सेल्सियस की बात कर रही हूँ, तो पूरा 40 डिग्रीज का चेंज आ रहा है, विच इज़ क्वाइट ह्यूज। तो अगर कोई ऐसा एनिमल है जो बहुत ही लॉन्ग रेंज ऑफ टेम्परेचर में, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में इजीली सर्वाइव कर सकता है, दैट एनिमल विल बी कॉल्ड यूरी थर्मल, क्योंकि यूरी वर्ड का मतलब भी होता है वाइड। तो इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हो, स्क्रीन पे मेंशन्ड है। यूजुअली जो हम एक्वेरियम में एक छोटी सी गोल्ड फिश रखते हैं वो यूरी थर्मल है। ह्यूमंस जो हैं वो यूरी थर्मल हैं। डॉग्स आर ऑल्सो यूरी थर्मल।
So they can survive in low temperature also, they can survive in high temperature also. Now talking about second category, इसका name होता है स्टेनोथर्मल. स्टेनो वर्ड का मतलब होता है नैरो. ठीक है, नैरो मतलब लिमिटेड, एंड थर्मल आपको पता ही है, ऊपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इट इज रेफरिंग टू टेम्परेचर. तो अगर कोई ऐसा एनिमल है जो कि एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकता है, उसके बियॉन्ड वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो दैट एनिमल विल बी कॉल्ड स्टेनोथर्मल. तो जितने भी एनिमल्स पोलार कंडीशंस में मिलते हैं, पोलार रीजन्स में मिलते हैं, जैसे याक है, स्नो लेपर्ड है, पोलर बियर है, पेंगुइन है, ये सब कोल्ड कंडीशन में मतलब सर्वाइव कर सकते हैं. आप कभी न्यूज़ वगैरह में पढ़ते होंगे कि जब अब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे सारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो उससे सबसे पहले इन्हीं टाइप के एनिमल्स की डेथ हो जाएगी. जैसे अगर आप कभी हिमाचल साइड कभी घूमने जाओगे, वहाँ पे एक एनिमल होता है याक. ठीक है, जो ट्राइबल लोग होते हैं या वहाँ के लोकल लोग हैं, दे रियर दिस एनिमल. तो याक जो होता है वो माउंटेन्स के बिल्कुल टॉप वाले जो एरियाज़ हैं, मनाली के भी ऊपर जो विलेजेस हैं वहाँ पे या मनाली तक ही मिलता है. अगर हम इसको थोड़ा सा भी और नीचे की तरफ जो प्लेसेस हैं, मतलब प्लेन एरियाज़ में है हिमाचल, वहाँ पे लेकर आने की कोशिश करेंगे, तो ये एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता. तो माउंटेन की टॉप और हिमाचल के किसी ऐसे एरिया में जो माउंटेन पे थोड़ा बॉटम पर है, हार्डली 5 डिग्री टेम्परेचर का ही डिफरेंस आता है, लेकिन ये वो 5 डिग्री का टेम्परेचर भी टॉलरेट नहीं कर पाता है, एंड द एनिमल डाइज. तो ऐसे जितने भी एनिमल हैं कि वो बहुत ही नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं, अगर उनका जो टेम्परेचर जिस पे उनकी बॉडी अडेप्टेड है वो अगर हट जाएगा तो दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव. सो सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल. उसके बाद जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपकी एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन एज इट इज़ गिवन है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग लगातार ऐसे ही कंटिन्यू होगी, वुड यू एक्सपेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज ऑफ सम स्पीशीज टू बी अफेक्टेड. डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज का मतलब है कि क्या वो पर्टिकुलर एनिमल सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. दे आर कंपेयरिंग यूरीथर्मल विद स्टेनोथर्मल. यहाँ पे क्वेश्चन पूरा जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो दोनों टाइप के एनिमल्स को उन्होंने कंपेयर किया, यूरीथर्मल स्टेनोथर्मल. फिर वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर ग्लोबल वार्मिंग कंटिन्यू होगी तो आउट ऑफ दीज टू ग्रुप विच ग्रुप विल बी बैडली अफेक्टेड. मतलब डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज का मतलब है कि वो ज़्यादा एरिया में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो जाएगा. सो अगर हम इसको लॉजिकली सोचें तो यूरीथर्मल तो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, सो ग्लोबल वार्मिंग उनको भी अफेक्ट करेगी बट टू अ लेसर एक्सटेंट. लेकिन जितने भी स्टेनोथर्मल हैं, बिकॉज देयर बॉडी इज अडेप्टेड टू अ वेरी नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, और ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो उनकी बॉडी वो हीट को जो टेम्परेचर राइज अप हो रहा है उस हीट के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, एंड दीज पुअर एनिमल्स वोंट बी एबल टू सर्वाइव. तो ये बहुत सारे साइंस आर्टिकल्स या मैगजीन में आता है कि जितने भी एनिमल्स हैं, हो सकता है ये 100 ईयर्स के बाद हमें अर्थ के ऊपर मिले ही ना, क्योंकि तब तक ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी होगी, एंड दीज पुअर एनिमल्स वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट मच हीट. ओके, देन वी हैव सेकेंड फैक्टर विच इज़ कॉल्ड वाटर. वाटर आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना पानी के तो कोई लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. सो वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ. तो यहाँ पे वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सबसे पहले तो वाटर की अवेलेबिलिटी डिसाइड करती है कि हैबिटेट या बायोम कैसा होगा. आप पीछे रिकॉल करो जो हमने लास्ट क्लास में था, उसमें हमने दो सबसे ऑपोजिट टाइप के आप बायोम्स देखो. एक था डेजर्ट जहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है, रेनफॉल इज़ वेरी स्कैंटी, लेस देन 50 सेंटीमीटर. और उसको आप कंपेयर करो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे पूरे साल बारिश ही होती रहती है और बहुत ज़्यादा हैवी रेन है. तो ऑब्वियसली अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको ज़्यादा हायर बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे मिलेगी. यू विल गेट दैट इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्योंकि जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होगा, वहाँ पे प्लांट्स बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे. जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे एनिमल्स को खाने के लिए फूड उतना मिलेगा, ग्रेजिंग एनिमल्स ज़्यादा होंगे. ऑब्वियसली जहाँ पे ग्रेजिंग या हर्बीवोरस एनिमल्स होंगे वहाँ पे कार्निवोरस एनिमल्स का भी नंबर बढ़ जाएगा. तो देखो वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट विल डिसाइड कि जो हमारा एरिया है उसमें बायोडाइवर्सिटी कम होगी कि ज़्यादा होगी. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं डेजर्ट की बात करूँ, वहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है, तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो सर्वाइव कर सकते हैं. सो डेजर्ट की जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा कम होती है, हार्डली 5%. अगर कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे जितनी बायोडाइवर्सिटी है उसका सिर्फ 5% बायोडाइवर्सिटी ही हमें डेजर्ट एरियाज में नज़र आती है. सो वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच विल डिसाइड कि हैबिटेट कैसा होगा, वहाँ पे कितने नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे, मीन्स वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी टोटल कितनी होगी. सिर्फ वाटर का अमाउंट ही नहीं, वाटर की क्वालिटी भी इनफैक्ट बहुत अफेक्ट करती है. जैसे आप अगर सोचो
कि ओशन वाटर की हम बात करें, ओशन वाटर में तो चारों तरफ पानी, वाटर की कोई शॉर्टेज ही नहीं है, तो वहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं है। वाई? बिकॉज वाटर की जो क्वालिटी है कि मतलब उसका केमिकल कॉम्पोजिशन कितना है, पीएच कितना है, या सॉल्ट परसेंटेज कितनी है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कैन सर्वाइव इन दैट एरिया। जैसे कि लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि वाटर की जो सॉल्ट परसेंटेज है, सॉल्ट परसेंटेज मतलब कि अगर हम 100 ग्राम्स ऑफ वाटर चेक कर रहे हैं, सॉरी, इफ़ आई एम सीइंग दिस 100 ml ऑफ वाटर, उस 100 ml ऑफ वाटर में कितने ग्राम सॉल्ट्स प्रेजेंट है, वो होता है परसेंटेज सैलिनिटी। तो जैसे कि अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें, जो रिवर वाटर है या ग्राउंड वाटर है, उसमें सॉल्ट्स का अमाउंट बहुत कम होता है, 5% ही सॉल्ट है या उससे भी कम होता है। 5% का मतलब है कि अगर मैंने 100 ml वाटर लिया तो 5 ग्राम या उससे भी कम सॉल्ट्स जो हैं वो मुझे ऑप्टेन होंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे इसमें आता है, जैसे कि लेट्स से कि वी आर टॉकिंग अबाउट सी वाटर। आपने केमिस्ट्री क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो ओशन वाटर है उसकी सैलिनिटी 35% है। 35% का मतलब है कि अगर आप 100 ml वाटर बॉईल कर रहे हो, सो यू आर गेटिंग 35 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट विच इज़ वेरी वेरी हाई। तो इतने सॉल्ट के सॉल्टी वाटर में बहुत कम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। तो आप ये मत सोचना कि ओशन में चारों तरफ पानी है तो बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, वहाँ पे अलग टाइप की प्रॉब्लम है, बिकॉज द वाटर इज़ हाईली सेलाइन। सो वहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी कि सिर्फ लिमिटेड ऑर्गेनिजम्स ही जो हैं वो वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे भी एरिया होते हैं जहाँ पे 100% से भी ज़्यादा सॉइल सैलिनिटी है। मतलब आपने 100 ग्राम पानी, 100 ml वाटर बॉईल किया और उसको आप में उसमें से आपको 180 ग्राम सॉल्ट मिल गया, मीन्स सोचो कितना ज़्यादा सॉल्ट है। सॉल्ट ही सॉल्ट है, पानी बहुत कम है। जैसे आपने डेड सी का नेम सुना होगा, जिसमें कभी कोई चीज़, जीके वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं, इसराइल में प्रेजेंट है। वहाँ पे कोई भी आप ऑब्जेक्ट पानी में फेंको, वो कभी भी वाटर में सिंक नहीं करता, वो हमेशा फ्लोट करता रहता है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग भी है जिसको स्विमिंग नहीं भी आती, वो भी डेड सी में अगर जंप करेगा तो ऑटोमेटिकली फ्लोट करेगा, द पर्सन विल नॉट सिंक, बिकॉज वहाँ पे सॉल्टी वाटर बहुत ज़्यादा है। तो जो ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे पानी में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया के राजस्थान में सांबर लेक है, या इसराइल में हमारा डेड सी है, तो वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। आप ये मत सोचो कि यहाँ पे पानी में इतना ज़्यादा सॉल्ट है तो यहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा। वहाँ पे भी स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया, फंगी, ये सब जो हैं वो वहाँ पे या स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिज्म, स्मॉल फिशेस भी कुछ कुछ मिल जाती हैं ऐसे एरियाज़ में जो उतने हाई सॉल्ट के लिए भी अडेप्टेड हैं। सो ऐसे एरियाज जहाँ पे सॉल्ट परसेंटेज बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। जैसे हमने टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, तो सॉल्ट परसेंटेज के अकॉर्डिंग भी हम ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। देखो आपने केमिस्ट्री में हेलाइन एलिमेंट्स पढ़ा होगा, हेलोजेंस आपका एक ग्रुप आता है केमिस्ट्री में जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनाइन, ये सब आप चीज़ें पढ़ते हो। तो ये जो हेलाइन वर्ड है, दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हेलोजेंस। यूरी वर्ड आपको पता ही है, वाइड। तो अगर हेलोजेंस का मतलब क्या होता है, सॉल्ट्स, बिकॉज ये जितने भी हेलोजेंस हैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये सारे सॉल्ट्स में आते हैं। इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट सॉल्ट, कि अगर कोई ऐसा एनिमल है जो वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट परसेंटेज में एडजस्ट कर सकता है, पानी चाहे फ्रेश हो, पानी चाहे सी वाटर हो, एडजस्ट कर सकता है, उस एनिमल को हम कहते हैं यूरी हेलाइन। तो इसमें देखो एग्जांपल स्क्रीन पे मेंशन है, जैसे ऑयस्टर है, ब्लू क्रैब है, कॉड ग्रास है। अब देखो यूरी हेलाइन जहाँ पे पानी का सॉल्ट परसेंटेज लगातार चेंज हो रहा है, ऐसी जगह पे हमें बहुत कम ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, क्योंकि ऐसे एरिया में एडजस्ट करने में एनिमल को बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। जैसे कि आपने ज्योग्राफी क्लासेस में एस्चुरीज का नेम सुना होगा। एस्चुरीज वो प्लेस होते हैं जहाँ पे रिवर इज मीटिंग और रिवर इज एंटरिंग द ओशन। तो दैट प्लेस वेयर रिवर इज एंटरिंग द ओशन, वहाँ पे सॉल्ट का जो परसेंटेज है, जैसे लेट्स से ये हमारी रिवर है और यहाँ से ओशन स्टार्ट हो रहा है, सो जो रिवर है, ओशन है, उनका जो मीटिंग प्लेस है, दिस प्लेस वुड बी कॉल्ड एस्चुरी। ये वाला जो प्लेस है जहाँ पे रिवर और ओशन मीट कर रहे हैं, दिस प्लेस वुड बी कॉल्ड एस्चुरी। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी में जो सॉल्ट का परसेंटेज है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। जैसे मान लो ओशन में वेव्स उठी और ज़्यादा पानी एस्चुरी के अंदर आ गया, तो वो वाटर कुछ टाइम के लिए सॉल्टी हो जाएगा। उसके बाद वेव्स वापस चली गई और रिवर के वाटर का अमाउंट बढ़ गया, तो उसमें फ्रेश वाटर हो जाएगा। तो ऐसे जगह पे सॉल्ट का जो परसेंटेज होता है पानी में, वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करता है। तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको सोचो कितनी प्रॉब्लम है। अगर सी वाटर कुछ टाइम के लिए, लेट्स से कि 5 मिनट्स के लिए बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको अपनी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स आ रहे हैं सी वाटर के थ्रू, क्योंकि वाटर हमेशा बॉडी में मूव करता रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के विच आर लिविंग इन एस्चुरी, तो वो उस टाइम पे अपनी बॉडी में जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं उनको अपनी बॉडी से रिमूव करेगा।
जब ओशन वाटर वापस चला जाएगा, फ्रेश वाटर आएगा, तो ऑब्वियसली फ्रेश वाटर की टेंडेंसी होती है कि वो एंडोऑस्मोसिस शो करेगा, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर वाटर एंटर होता है इन दैट सिचुएशन। तो जो भी एक्स्ट्रा वाटर आ गया है बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म के, दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड आउट। तो बेचारा ऑर्गेनिज्म इसी में रहता है कि अगर सॉल्टी वाटर है तो सॉल्ट्स को बाहर निकालो, फ्रेश वाटर है तो वाटर को बॉडी से बाहर निकालो। तो देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी स्पेंड होती है। दैट इज़ वाई यूरी हेलाइन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका नंबर बहुत कम है। बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो चेंजिंग सैलिनिटी में अडेप्ट कर सकते हैं। दे कैन ईजीली सर्वाइव। उसके बाद सेकेंड जो इसमें कैटेगरी होती है दैट इज कॉल्ड स्टेनोहेलाइन। स्टेनो वर्ड का मतलब होता है नैरो और हेलाइन वर्ड का मतलब होता है सॉल्ट। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट्स में अडेप्ट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड स्टेनोहेलाइन। मतलब ऐसा एनिमल जो कि एक लिमिटेड रेंज ऑफ सैलिनिटी में एडजस्ट कर सकता है। जैसे अगर फ्रेश वाटर में मिलेगा तो फ्रेश में ही मिलेगा, आप उसको सी वाटर में डाल दोगे तो एनिमल विल डाई। सिमिलरली कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ओशन वाटर में ही मिलते हैं, अगर आपने उनको फ्रेश वाटर में डाल दिया तो दे विल डाई। नाउ लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे आपने क्लास 11 में अकाइनोडर्म्स का पढ़ा हुआ है, स्टार फिशेज एंड ऑल। स्पेशली जो स्टार फिशेज होती है, आप अपनी क्लास 11 की एनसीईआरटी उठा के देखना, उसमें मैंशनड है दैट स्टार फिशेज आर एक्सक्लूसिवली मराइन। वो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे बच्चे पढ़ लेते हैं, अब समझ में यहाँ पे आएगा। एक्सक्लूसिवली मराइन का मतलब है कि जो स्टार फिश है वो सिर्फ हमें सॉल्टी वाटर में ही मिलेगी। अगर स्टार फिश मैं ढूंढ रही हूँ रिवर वाटर में, तो आई विल नॉट गेट एनी स्टार फिश इन द रिवर बिकॉज दे कैन नॉट सर्वाइव इन द फ्रेश वाटर। नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन अगर मैंने स्टारफिश को किसी फ्रेश वाटर में या रिवर वाटर में डाल दिया। ओशन से निकाला स्टारफिश और किसी रिवर में या पॉन्ड में डाल दिया जहाँ पे सैलिनिटी कम है, तो क्या होगा। देखो जो भी स्टारफिश होती है या कोई भी एनिमल जो कि सी वाटर में रहता है, उसकी बॉडी में सॉल्ट्स का अमाउंट बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉल्टी वाटर में एनिमल रह रहा है तो उसकी बॉडी में भी सॉल्ट्स का अमाउंट ज़्यादा होगा। और आई कैन से कि उसकी बॉडी के अंदर किस टाइप की कंडीशन है, हाइपरटोनिक कंडीशन है, सॉल्ट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अब मैंने स्टारफिश को डाल दिया फ्रेश वाटर में। फ्रेश वाटर में आपको पता है पानी ज़्यादा होता है और पानी के अंदर सॉल्ट्स कम होता है, यानी जो हमारा पानी हो गया रिवर का वाटर, अगर मैं स्टारफिश की बॉडी के रेस्पेक्ट में कंपेयर करूँ तो वो हो जाएगा हाइपोटोनिक। और ये आपने 9-10 में भी पढ़ा हुआ है, 11 में भी पढ़ा हुआ है इनफैक्ट, कि जब आप हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये जो ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, उससे सेपरेटेड होगा, तो वाटर हाइपो से हाइपर में एंटर होता है, यानी बाहर का जो रिवर का फ्रेश वाटर है वो स्टारफिश की बॉडी में एंटर हो जाएगा। एंड वंस इट इज एंटरिंग इनसाइड द बॉडी ऑफ द स्टारफिश, देन व्हाट विल हैपन, स्टारफिश की बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये धीरे धीरे जब पानी का अमाउंट बॉडी में बढ़ता जाएगा तो उसकी पूरी बॉडी बर्स्ट भी हो सकती है, द पुअर एनिमल विल डाई। तो ये सेम क्वेश्चन आपकी इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज में आई गेस कोई क्वेश्चन भी है उसमें भी दिया हुआ है। तो जब आप बैक एक्सरसाइज देखोगे तो उसमें देखना, आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन नंबर, उसमें कुछ इस टाइप का उन्होंने पूछा हुआ है कि कोई मरीन फिश है, हमने उसको फ्रेश वाटर एक्वेरियम में डाल दिया है, सो विल द फिश बी एबल टू सर्वाइव। तो जो हमने स्टार फिश का लॉजिक लेके समझा है, सेम हमारा वहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा। अगर कोई भी मरीन फिश है और मैं उसको फ्रेश वाटर में डाल दूंगी, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एंडोऑस्मोसिस इतना ज़्यादा हो जाएगा कि बॉडी में पूरा स्वेलिंग हो जाएगी एंड अल्टीमेटली द एनिमल विल डाई। नाउ लेट्स सी द वाइसी वर्सा, कि अगर कोई फ्रेश वाटर की फिश है, जैसे आपने क्लास 11 में रोहू का एग्जाम्पल पढ़ा है। रोहू इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज, रिवर्स में मिलती है। लेट्स से कि मैंने इस फिश को ओशन में ट्रांसफर कर दिया, अगेन द एनिमल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि जो रोहू है उसकी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स का अमाउंट बहुत कम होगा, मीन्स उसका जो बॉडी का फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक स्टेट में प्रेजेंट है। तो जब हम उसको ओशन वाटर में शिफ्ट करेंगे तो ओशन वाटर में कंडीशंस होती हैं हाइपरटोनिक, मीन्स सॉल्ट का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब मैंने किसी फ्रेश वाटर फिश को सॉल्टी वाटर में ट्रांसफ़र कर दिया तो अब ऑपोजिट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। नाउ एक्सो ऑस्मोसिस विल स्टार्ट। एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी विल स्टार्ट। तो जब एनिमल की बॉडी से वाटर लूज होता जाएगा तो एनिमल साइज में श्रिंक होता जा रहा है और धीरे धीरे उसके अंदर इतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाएगा दैट द एनिमल विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। सो जो भी एनिमल्स ऐसे हैं कि वो स्टेनोहेलाइन कैटेगरी के हैं, अगर हम उनको ऑपोजिट कंडीशन में डालेंगे सो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो फैक्टर एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है दैट इज़ अबाउट लाइट। ठीक है, लाइट में क्या हो रहा है, वी नो सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे इंडिया में देखो कितने सारे फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें हम
जो सन है उसको एज अ गॉड मान के वर्शिप करते हैं। जैसे छठ पूजा वगैरह होगी, इसमें सूरज की पूजा होती है। साउथ में आप चले जाओ, वहाँ पे भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोकल फेस्टिवल्स हैं जहाँ पे वी आर वर्शिपिंग सन। ऑल्दो वी नो सन इज अ planet is a just producing light celestial body है, बट इंडिया में बहुत सारे festivals हैं जो sun के ऊपर dedicated हैं, because we know कि जो भी solar energy है that is the basis of life। अगर solar energy नहीं होगी तो plants अपना food नहीं बना सकते। without plants no animal will be able to survive। सन की एनर्जी है तभी हमारी बॉडी में विटामिन डी बन रहा है और हमारी जो बोन्स हैं वो हेल्दी होती हैं। सन की एनर्जी आपको पता होना चाहिए, जैसे आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए आपके जो दोनों आईब्रोज होते हैं उसके बीच में पीनियल ग्लैंड सिचुएटेड है। जैसे आजकल जितने भी हमारे सिटीज़ हैं वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं, लोगों को डिप्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत लेथार्जिक फील होता है, काम करने का मन नहीं करता, दे फील इरिटेटेड ऑल द टाइम। सो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। और इसका बहुत ही एक अच्छा सा प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये हो सकता है। मैं ये नहीं कहती कि हर डिप्रेशन के केस को हम ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, बट आज की डेट में जो सिटीज़ में लोग रहते हैं उनमें डिप्रेशन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारे घरों में सूरज की धूप ही नहीं आती है। नो सनलाइट इज एबल टू एंटर आर होम्स और अपार्टमेंट्स, क्योंकि बिल्डिंग इतना वर्टिकली ग्रो कर गई हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा एक रिसर्च का उन्होंने निकाला है अभी, कि अगर आप डेली 1 आवर कोई भी आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे आप सर्दियों का मौसम है आप छत पे बैठ के पढ़ाई भी कर सकते हो, मीन्स यू आर सिटिंग इन द सन। तो जो सन की रेज हैं जब डायरेक्टली आईज में आपकी एंटर होती है उस टाइप पे आपको स्पेक्स नहीं लगाना। मतलब मेक श्योर दैट यू आर सिटिंग डायरेक्टली, सन को नहीं देखना, यू आर सिटिंग इन सनलाइट और जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली आपके आईज के थ्रू एंटर हो रही है। नो स्पेक्स शुड बी देयर। जो लोग स्पेक्स लगाते हैं दे शुड रिमूव देयर स्पेक्स एंड सिट इन द सनलाइट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। तो उससे जो हमारा पीनियल ग्लैंड है वो एक्टिवेट होता है, एंड वी नो पीनियल ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मेलाटोनिन। मेलाटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ये हमारी बॉडी का पूरा स्लीपिंग वेकिंग साइकिल डिसाइड करता है, आपको कब सोना है कब जागना है, आपके मूड्स को कंट्रोल करता है, आपका एनर्जी लेवल हाई करता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंटी ऑक्सीडेंट। आपकी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको एंटीऑक्सीडेंट्स डिस्ट्रॉय करता है। तो ये जो मेलाटोनिन होता है ये बॉडी का क्या सोच छोड़ो, पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। तो अगर आप सिर्फ हाफ एन आवर के लिए धूप में बैठ रहे हो एंड आपने अगर स्पेक्स लगाते हो, स्पेक्स नहीं लगाया है, या थोड़ा सा गेम्स खेल रहे हो या कुछ भी आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हो, तो डिप्रेशन होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो देखो दैट इज़ वाई जो हमारे एंशियंट लोग थे उन्होंने कितना इस टाइप के फेस्टिवल्स बनाए। जब आप फेस्टिवल करोगे तो ऑब्वियसली आप बाहर निकलोगे, आप सूरज को देखोगे, आप सनलाइट में आओगे, आपकी बॉडीज हेल्दी रहेंगी। सारे फेस्टिवल्स मनाने का मेन पर्पस यही था। ये नहीं था कि आपने किसी भगवान की पूजा करनी है। सूरज इज़ नॉट अ गॉड, सन इज़ नॉट अ गॉड, लेकिन उसकी जो बेनिफिट्स हैं, जो सोलर एनर्जी का बेनिफिट्स है, वो हमारी बॉडी को मिलता रहे, हमारी बोन स्ट्रांग हो, हमारा पीनियल ग्लैंड स्ट्रांग हो, वी शुड बी हेल्दी। अब सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए, प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो सोलर एनर्जी है उसके तीनों एस्पेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, मींस उसकी ड्यूरेशन, कितने आवर्स के लिए प्लांट को सनलाइट मिल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लेट्स से कि हमारे पास 2 प्लांट है, एक प्लांट को सनलाइट हम दे रहे हैं सिर्फ 2 आवर्स डेली, और एक प्लांट है जिसको कि हम सनलाइट दे रहे हैं लेट्स से 8 to 10 आवर्स इन अ डे। पर डे हम उसको इतना सोलर एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जिस प्लांट को ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए सोलर एनर्जी मिलेगी, वो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा, ज़्यादा फूड बनाएगा, तो उसकी जो ग्रोथ होगी वो फास्टर होगी। जिसको कम आवर्स के लिए सनलाइट मिल रही है उसकी भी ग्रोथ हो रही है, बट उसकी ग्रोथ कंपैरेटिवली स्लो रेट पर होगी। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कितने टाइम के लिए सोलर एनर्जी अवेलेबल है प्लांट को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन व्हाट टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ सनलाइट द प्लांट इज गेटिंग। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जो हमारी सोलर एनर्जी होती है उसमें डिफरेंट टाइप की रेज हैं, एक्स रेज है, गामा रेज है, इंफ्रारेड है, विजिबल है, अल्ट्रा वायलेट है। तो ये जितनी भी टाइप की रेज होती हैं, प्लांट्स उसमें से बहुत लिमिटेड रेंज को एब्जॉर्ब करते हैं, सारी रेज नहीं एब्जॉर्ब करते प्लांट्स। जैसे विजिबल एब्जॉर्ब कर लिया, थोड़ा सा अल्ट्रा वायलेट का स्पेक्ट्रम कर लिया, थोड़ा सा इंफ्रारेड का कर लिया, दैट्स इट। बाकी जितनी भी एडिशनल रेज हैं वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं करते। तो प्लांट्स को इस टाइप की रेज जो वो एब्जॉर्ब करते हैं वो मिलेगी तभी उनके लिए बेनिफिशियल है। तो क्वालिटी ऑफ लाइट भी मैटर करती है। मान लो कोई ऐसा प्लेस है जहाँ पे सनलाइट किसी रीजन से इस तरीके से फिल्टर होकर आ रही है कि सारी एक्स रेज और रेडियो वेव्स जो सोलार स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट है, या
और डिफरेंट टाइप की रेज सोलार स्पेक्ट्रम में प्रेजेंट है, सिर्फ वही उस एरिया तक पहुंच पा रही है। तो प्लांट तो उसको एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, तो वो भले ही सनलाइट वहाँ पे पहुंच रही है, लेकिन अगर वो किसी रीज़न से, मे बी क्लाउड हो सकता है या कोई ऐसा मटेरियल हमने लगाया हुआ है कि विजिबल वगैरह, ये सारी अच्छी वाली जो रेज हैं जो प्लांट्स यूटिलाइज करता है, दे आर नॉट रीचिंग द एरिया, the rays or the wavelengths which the plant doesn't absorb is reaching that area, तो obviously plant will die because वो उन rays को use ही नहीं करता. So quality of sunlight matters a lot. Then intensity matters a lot, कि सनलाइट आपकी डल है या ब्राइट है। जैसे मान लो क्लाउडी डे है, तो उस टाइम पे आपको पता है धूप उतनी अच्छी नहीं होती, बहुत डल सनलाइट होती है। ऑन दी अदर हैंड अगर एकदम क्लियर वेदर है तो एकदम ब्राइट सनलाइट होगी, तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी ऑल्सो अफेक्ट्स। बाकी हमने क्लास 11 में, यू रिमेंबर, 3 टाइप के प्लांट्स पढ़े हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स, लॉन्ग डे प्लांट्स, डे न्यूट्रल प्लांट्स। तो प्लांट्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है सनलाइट, प्लांट तो छोड़ो एनिमल्स को भी करता है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके अलावा प्लांट में फ्लावरिंग कब होगी ये भी सन डिसाइड करता है। जैसे वहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि जो आपकी फ्लावरिंग है, फोटो पीरियड है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से सीजन में प्लांट होंगे, जैसे मैंगो है, अगर हम मैंगो की बात करें तो अब जब ये फेब्रवरी मार्च आएगा, विंटर्स खत्म होती है, समर स्टार्ट होती है, तब मैंगो ट्री के ऊपर फ्रूट, जो फ्लावर है वो बनना शुरू हो जाता है। उस टाइम पे फ्लावर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है फेब्रवरी ऑनवर्ड। अगर आप सोचो कि मैं नवंबर के सीज़न में मेरे को मैंगो के ऊपर फ्लावर मिल जाए, तो वो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हर प्लांट का फ्लावरिंग सीजन फिक्स्ड है, एंड दैट इज़ डिसाइडेड बाय द सनलाइट, दैट इज़ डिसाइडेड बाय द फोटो पीरियड, कि उसको कितने टाइम के लिए सनलाइट मिल रही है। तो प्लांट्स देखने में हमें लगता है बड़े सिंपल हैं, बट उनके अंदर भी बड़ा एडवांस्ड मैकेनिज्म है। वो पूरा सेंस कर सकते हैं कि मुझे कितने आवर्स के लिए सनलाइट मिल रही है, उससे वो पूरा सीज़न गेस कर लेते हैं, और जो उनका सीज़न होता है वो सिर्फ उसी में अपने फ्लावर्स और जो फ्रूट है वो फॉर्म करते हैं। सो सनलाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसमें उन्होंने मेंशन किया है कि अगर हम ओशंस की बात करें, तो ओशंस में 500 मीटर्स के नीचे तो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती। तो जो ओशन का टॉप 500 मीटर्स वाला पोर्शन है, वहाँ पे तो सारे जितने भी एल्गे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गे, दे कैन ग्रो। लेकिन 500 मीटर्स के नीचे कोई सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करती, वहाँ पे एकदम डार्क होता है। तो वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, क्योंकि इतना अंधेरा है, सो मच डार्कनेस इज देयर। सो ऑल सच ऑर्गेनिज्म विच आर शोइंग बायोल्यूमिनेसेंस, ओनली दे विल बी फाउंड इन दैट एरिया। उसके बाद एनसीईआरटी में ये वाला क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास 11 में ऑलरेडी कराया हुआ है। सो दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क, ये आप रीड करो, ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर, वी विल डिस्कस द आंसर इन द नेक्स्ट क्लास, ओके।